So when we are talking about time of supply, what is the meaning of time of supply? Time of supply is a point in a time when the liability to pay GST will trigger. So a liability of any person to pay GST will trigger कब? जब टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर होता है. जब कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई बनता है उससे तो जीएसटी लॉ एप्लीकेबल होता है. लॉ वर्क्स इन 4 स्टेजेस: इम्पोजिशन, लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन. We are talking about last collection part. There is a liability to pay. So my liability to pay will trigger when the time of supply is getting trigger. So basically जब time of supply trigger होता है उस समय जो रेट एप्लीकेबल होगा जीएसटी का उस रेट से हमें जीएसटी पे करना पड़ता है. Got it? उस समय जो एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल होगा उस एक्सचेंज रेट पे हमें फॉरेन करेंसी टू आईएनआर कन्वर्ट करना होता है. सो उस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली हम इतना बता सकते हैं that my computation of GST liability I would be required to do when the time of supply is getting triggered. So what is again a time of supply? It is a point in a time when the liability to pay GST is getting triggered. It is a point in a time when the liability to pay GST is getting triggered. Got it? So when we are talking about time of supply, basically time of supply is split into 3 sections: 12, 13 and 14. 12 is for goods, 13 is for services, 14 is when there is a change in the rate of tax. Got it? So when we are talking about time of supply for goods, section 12 ने तो सिर्फ मीनिंग बताया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई? एक्चुअल प्रोविजन तो 12(2) से स्टार्ट होते हैं. सो 12(2) बेसिकली टॉक्स अबाउट नॉर्मल चार्ज. देखो जिस तरीके से हमने अंडरस्टैंड किया ना उसी तरीके से समरी बनाने का कोशिश किया मैंने. पहला वाला नॉर्मल चार्ज दैट इज अ फॉरवर्ड चार्ज के लिए एप्लीकेबल है. अच्छा, वहां पे 3 में से बेसिक हमारे 3 पिलर थे अगर याद करो तो: डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस मतलब डेट ऑफ प्रोविजन, एंड द डेट ऑफ पेमेंट. लेकिन गुड्स के लिए डेट ऑफ पेमेंट का पिलर निकल गया, सिर्फ 2 पिलर बचे. सो डेट ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31, विच एवर इज अर्लियर. अच्छा, वहां पे लास्ट डेट कौन सा है? सिर्फ रिमूवल नहीं बोलना है, इधर बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल और मेकिंग इट अवेलेबल. समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? उसी समय मुझे इनवॉइस बना देना है. लेकिन अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो इनवॉइस मुझे कब बनाना है? अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो जब वो कंसेक्यूटिव अकाउंटिंग स्टेटमेंट या जब पेमेंट किया जाता है इनवॉइस वुड बी रिक्वायर्ड टू इश्यू एट दैट टाइम. अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड्स गए हैं तो 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर इनवॉइस मुझे तब इश्यू करना पड़ेगा. Got it? So अगर मेरा इनवॉइसिंग विद इन सेक्शन 31 है तो मेरा प्रायोरिटी तो इनवॉइस ही है. मेरा प्रायोरिटी क्या है? इनवॉइस ही है. लेकिन अगर इनवॉइस खुद को इश्यू नहीं करवा पाया सेक्शन 31 के अंदर तो लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड इज गोइंग टू बिकम योर टाइम ऑफ सप्लाई. गॉट इट और नॉट? अंडरस्टूड है? When we are talking about services, यहाँ पे तीनों पिलर खड़े हैं. हेलो, यहाँ पे फाइनल सेमीफाइनल वाला था. एक साइड फाइनलिस्ट खड़ा है कौन? डेट ऑफ पेमेंट. डेट ऑफ पेमेंट के अंदर झगड़ा है 2 लोगों का. डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या तो डेट ऑफ एक्चुअल क्रेडिट इन अ बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर. ये उनका झगड़ा, इसमें से जीतेगा वो फाइनल में आएगा. सामने 2 लोग हैं. डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस लास्ट डेट. डेट ऑफ इनवॉइस जाएगा फाइनल में अगर इनवॉइस बनाए विद इन सेक्शन 31. लेकिन अगर इनवॉइस नहीं बन पाए विद इन सेक्शन 31 तो लास्ट डेट नहीं जाएगा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस फाइनल में जाएगा. याद है ना? तो अल्टीमेट फाइट किन दोनों की हो सकती है? या तो डेट ऑफ इनवॉइस या तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस वर्सेस डेट ऑफ. अब डेट ऑफ पेमेंट में कौन आ सकता है? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या तो डेट ऑफ एक्चुअल क्रेडिट इन बैंक अकाउंट विच एवर इज. अच्छा, यहाँ पे इनवॉइसिंग देने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है सेक्शन 31 ने. नॉर्मली ही मुझे 30 डेज दिए हुए हैं. लेकिन अगर मैं बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ तो मेरे पास 45 डेज है. हेलो, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स. ड्यू डेट ascertainable from the contract,
every time when that due date is triggering, यहाँ 30 days नहीं मिल रहे हैं, be careful. जब जब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ड्यू डेट ट्रिगर होती है, आई वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनवॉइस. दूसरा, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल देन द डेट ऑफ पेमेंट. उस टाइम पे इनवॉइस बनाओ, इमीडिएट 30 डेज यहाँ पे नहीं मिलेंगे. तीसरा, पेमेंट इज लिंक्ड विद एन इवेंट, सो देन एवरी टाइम अकरेंस ऑफ द इवेंट यू वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनवॉइस. गॉट इट. तीसरा यहाँ पे क्या था, कैंसिल हो गया सेल्स तुम्हारा, तो जिस दिन कैंसिल हुआ है उस दिन जितना काम हुआ है उतना इनवॉइस दे दो. यहाँ पे भी 30 डेज नहीं है, 30 डेज सिर्फ नॉर्मल केसेस में ही है. तो अगर तुम्हारा इनवॉइस विद इन सेक्शन 31 है तो इनवॉइस फाइनल में जाएगा, जहां पे वो डेट ऑफ पेमेंट से भिड़ेगा. गॉट इट. या तो डेट ऑफ प्रोविजन जाएगा, लास्ट डेट यहाँ नहीं जाता फाइनल में. समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दिस इज फॉर फॉरवर्ड चार्ज फॉर गुड्स एज वेल एज फॉर सर्विसेज. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सो इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म गुड्स के केस के अंदर पूरा लायबिलिटी किसका है? रिसिपिएंट का है. तो सारी इवेंट किसके ओरिएंटेड होगी? रिसिपिएंट ओरिएंटेड होगी. तो रिसिपिएंट ओरिएंटेड इवेंट कौन से? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, या फिर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज. गॉट इट. सामने सर्विस के लिए, क्योंकि सर्विस को ऊपर 30 डेज मिले हैं और ये 30 डेज गुड्स वाले दोनों मिला लो 60 हो गए. तो यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे तीन में से एक कौन सा? डेट ऑफ पेमेंट, या तो 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई. गॉट इट और नॉट? समझ में आया? प्रोविजो है यहाँ पे फॉर एसोसिएटेड एंटरप्राइज. अगर तुम पेमेंट ही ना करो तो, या बिल बुक ना करो तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स या तो डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर. इनवॉइसिंग तुमने किया ना किया हमें कोई लेना देना नहीं. एम आई क्लियर और नॉट? इसके बाद वाले प्रोविजन में तो सारे सिमिलर प्रोविजन है दोनों के लिए, लेकिन 1000 रुपीज तक का अगर तुम्हें एडवांस मिलता है गुड्स के लिए, 1000 से ज्यादा भी मिले गुड्स के लिए, कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि गुड्स के लिए तो डेट ऑफ पेमेंट रेलेवेंट ही नहीं है. लेकिन सर्विस के केस में अगर तुम्हें 1000 से ज्यादा एडवांस मिल रहे हैं तो तुम्हें ऑप्शन है, कंपल्सरी नहीं है, एट योर चॉइस. इधर यू कैन पे ऑन इनवॉइस बेसिस और ऑन अ पेमेंट बेसिस. हेलो, अप टू 1000 ना, ऑप्शन कब तक है तुम्हारे पास? अप टू 1000. 1000 से ज्यादा तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है, फिर तो तुम्हें पेमेंट पे करना ही करना है. 1000 तक के एडवांस के लिए ये ऑप्शन है. एम आई क्लियर? फिर आता है क्या? वाउचर. दो टाइप ऑफ वाउचर, आइडेंटिफाइबल, अनआइडेंटिफाइबल. टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाइबल का कब हो जाएगा? एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इटसेल्फ. और आइडेंटिफाइबल होगा तो कब होगा? रिडम्पशन के टाइम पे. देन वी आर टॉकिंग अबाउट क्या है दूसरा? रेसिडुअल. तो ठीक है. इंटरेस्ट लेट फी कब ट्रिगर होगा? जब मिले तो, ना मिले तो नहीं ट्रिगर होगा. इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट, उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब ट्रिगर होता है? जब पैसा मिलता है तो. मतलब पैसा नहीं मिलता है तो होगा क्या ट्रिगर? पैसा नहीं मिलता है तो ट्रिगर नहीं होगा. डोंट वरी. Got it or not? So this is section 12 and this is section 13. Talking about section 15. This is how we studied. यही summary है अपना. There are two rules that we need to apply. मुझे rate of tax ढूंढना है. दो चीजें मुझे ढूंढनी है. देखो यहाँ पे, जब there is a change in the rate of tax, कब? जब there is a change in the rate of tax. तो मुझे दो चीजें ढूंढनी है. कौन से रेट पे करूंगा और कब पे करूंगा. मतलब रेट ढूंढना है और टाइम ऑफ सप्लाई भी ढूंढना है. तो रेट के लिए अप्लाई करेंगे अपन रूल ऑफ, और टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हम अप्लाई करेंगे रूल ऑफ रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी किसके दोनों के बीच में आता है? सिर्फ डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट के बीच में आता है. दोनों रिलायबल इसलिए. जब दोनों रिलायबल निकले तो फाइट क्या? व्हिचएवर इज. आई डोंट थिंक आई नीड टू गो ईच लाइन आइटम. बिफोर आफ्टर वाला मेजोरिटी एंड देन पहले वाला ही देखो, न्यू रेट लगेगा क्योंकि दोनों आफ्टर है. पहला लाइन आइटम, पहले दो क्या है? इनवॉइस और पेमेंट दोनों रिलायबल है. अब जब दोनों रिलायबल बन गए तो क्या? व्हिचएवर इज अर्लियर. गॉट इट और नॉट? समझ में आ गया ना? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन ऑन दिस? हाँ, यही वाला टेबल तुमने प्रिपेयर किया था, विच लीड्स टू वैल्यूएशन. When we are talking about valuation, section 15(1) का तो मतलब था क्या? Meaning of transaction value. Transaction value means what? Price actually paid or payable for the said supply of goods or service or both, where buyer and sellers are not related and the price is the sole
कौन कौन सी कंडीशन थी, लिखी हुई है देखो, प्राइस पेड और पेबल ऑन रिलेटेड पार्टी एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. सो अगर दिस इज असर्टेनेबल, सेक्शन 15(1) सारी कंडीशन तुम फुलफिल कर रहे हो, प्राइस पेड और पेबल भी है, अनरिलेटेड पार्टी भी है और प्राइस सोल्ड कंसिडरेशन भी है, तो तुम वैल्यूएशन करो ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से. लेकिन अगर इसमें से एक भी कंडीशन तुमने तोड़ी तो तुम्हें जाना पड़ेगा सामने नो वाले में, देखो 15(4) विच गिव्स अ रेफरेंस टू वैल्यूएशन रूल्स, क्योंकि यहाँ पे अब तुम्हारी वैल्यू इन्फेक्टेड वैल्यू है. हमने तुम्हें फ्रीडम दिया वैल्यू डिसाइड करने का, प्रोवाइडेड योर वैल्यू इज नॉट इन्फेक्टेड वैल्यू. अब तुम्हारी वैल्यू अगर इन्फेक्टेड वैल्यू है, अब तुम्हारी वैल्यू अगर इन्फेक्टेड वैल्यू है, इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. जब हम इस वैल्यू को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम वैल्यूएशन रूल बनाएंगे. वैल्यूएशन रूल का दरवाजा कहां से? 15(4) से. Got it? So that was the meaning of transaction value. 15(1). 15(2) में आते हैं inclusions. There are 4-5 inclusions that we need to understand. First one is all taxes other than which is collected separately तो ही include करना है. Collected separately and GST not paid on it तो include होगा. दूसरा liability of the supplier paid by include होगा. याद है ना ये सारा, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. तीसरा क्या है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सप्लाई. चौथा क्या है? इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी. अच्छा, इस वाले पे ध्यान दे देना, इट इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, बिकॉज इंटरेस्ट तुम्हारा पोस्ट सप्लाई मिलेगा. तो अगर तुम्हें एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए इंटरेस्ट के मिल रहे हैं, 1 लाख अगर तुम्हें एक्स्ट्रा किसके मिल रहे हैं, तो 1 लाख इंटू 118 डिवाइड बाय 100 तो तुम्हें ट्रांजैक्शन वैल्यू मिलेगा. इंटरेस्ट इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. वैल्यूएशन में क्वेश्चन याद करना, ये किए थे ऐसे क्वेश्चन हमने, जहां पे वैल्यू ढूंढने के लिए हमने क्या किया था, 118 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. तुम्हें ये कोई अलग से नहीं देने वाला. एंड ऑल अदर सब्सिडीज अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडीज. गॉट इट? आज में लिखा हुआ ही वैसे तो बोलो नहीं इसलिए. Am I clear on this? Then exclusion 15(3) discount. There are 2 types of discount, known and given at the time of supply and post facto discount. So any discount which are given before or at the time of supply, before or at the time of supply, indicated in invoice, known at the time of supply, whatever discount it is, in whatever name you want to give, deductible. लेकिन पोस्ट फैक्टो डिस्काउंट के अंदर चांस है कि वो तुम्हारी बैड डेट हो, तुम उसको डिस्काउंट बोल रहे हो. इसलिए लॉ मेकर ने यहाँ कुछ कंडीशंस बताई हैं. कंडीशन क्या क्या बताई है? 3 कंडीशन. प्रायर एग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस दूसरा कंडीशन लिंक विथ इनवॉइस. देखो सिर्फ रेट वाला पढ़ो. तीसरा, सामने वाले ने उतना आईटी से रिवर्स किया है. अगर ये 3 कंडीशन तुमने कंप्लाई की तो ही तुम तुम्हारा सप्लाई की वैल्यू कम कर सकते हो बाय वे ऑफ इशूइंग क्रेडिट नोट. क्या इश्यू करोगे तुम? इट कुड बी क्रेडिट नोट, इट कुड बी क्रेडिट मेमो आल्सो. क्रेडिट नोट विद टैक्स इम्प्लीकेशन, क्रेडिट मेमो इज विदाउट टैक्स इम्प्लीकेशन, और यू कैन से फाइनेंशियल क्रेडिट नोट. जब तुम तुम्हारी लायबिलिटी कम नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसको अपफ्रंट बोल रहे हो कि इतना पैसा मत दे. लेकिन जब तुम बोल रहे हो कि नहीं मैं मेरा जीएसटी भी मांगा हूं वापस, तो उसने क्रेडिट लिया, उससे भी वापस मांगना पड़ेगा. तीनों कंडीशन, प्रायर एग्रीमेंट, लिंक विद इनवॉइस एंड आईटी से रिवर्स्ड. अगर ये तीनों कंडीशन तुमने कंप्लाई की तो ही तुम तुम्हारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उस पर्टिकुलर मंथ की कम कर सकते हो बाय वे ऑफ इशूइंग क्रेडिट, हो अदरवाइज नहीं. गॉट इट और नॉट? तो इसके अलावा अगर डिस्काउंट होगा तो इट इज नॉट अलाउड. एम आई क्लियर? दैट्स इट. दिस इज योर value. Time of supply and value is over.